नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे मित्र एक हैं और बहुत ज़्यादा वो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं सरकार के लिए। मुझसे बोले, देखो आप अग्निवीर योजना को लेके कितनी खराब खराब बातें कर रहे थे, देखिए जरा सी नौकरी निकली और कितने लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। बड़े शान से, बड़े फक्र से उन्होंने कहा कि देखिए जो आग लगा रहे थे वो सब आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ था। और ये बात मैं अकेले उन्होंने नहीं कही, इस तरह के मेरे पास 10-20 मैसेज आए कि देखिए जो अग्निवीर योजना में जो लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, आग लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो सब के सब अब फौज में अप्लाई कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब भाव ये था कि जो तोड़फोड़ करने वाले थे वो लोग दूसरे थे, या फिर उनका मन बदल गया इसलिए वो फौज में आ रहे हैं। और जो खुश होने की वजह थी ये थी कि बहुत लाखों करोड़ों लोग उसमें आवेदन करने वाले हैं, कर चुके हैं। अब मैं समझ नहीं पाया कि मैं इस बात पे हंसूं या रोऊं, उनकी तारीफ करूं या उनको गरियाऊं। से सही शुद्ध शब्द में हम लोगों क्या कहा जाता है, गरियाना मतलब धमकाना। मतलब आप ये देख रहे हो कि कुछ जरा से पद निकले और लाखों लोगों ने आवेदन कर दिया, ये गर्व की बात है। मैं लखनऊ में रहता हूं, एक छोटी सी पोस्ट निकली थी चपरासी की। आवेदन करने वाले लोग MBA किए हुए, PhD किए हुए और इंजीनियरिंग किए हुए थे चपरासी के लिए। अब आप शान से कह सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ चपरासी की हम जगह निकालते हैं तो सैकड़ों इंजीनियरिंग किए हुए, MBA किए हुए, PhD किए हुए लोग हमारे चपरासी बनने को तैयार रहते हैं। आप बेशक इस पर गर्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पकौड़े तोलना एक रोजगार होता है तो आप बेशक इस पर गर्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल घमंड से कर सकते हैं कि लोग आपको, हाँ, पकौड़े तलने का ठेला लगाने को मिल गया तो आपको रोजगार मिल गया। और आप PhD किए हुए हैं, आप MBA किए हुए हैं, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आप पकौड़े तल रहे हैं, तो आप शान से कहिए आप राष्ट्रवादी हैं और आपको सही मायनों में रोजगार मिल गया। मैंने सवाल किया था, भाई जब 4 साल में आप एक फौजी को रिटायर कर दे रहे हो, 4 साल में उसकी योग्यता कर दे रहे हो, तो ये सांसद और मंत्री, ये विधायक, इनसे कह दो ना, आप एक बार बन गए ना भाई साहब, क्षमा करिए, दोबारा किसी और को मौका दिए। 4 साल में विदाई और पेंशन जब हमारे फौजी को नहीं मिल रही तो आपको भी क्यों मिलेगी? ये मेरे तर्क हो सकते हैं, आपके तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो फौज में रहा है, आज मैं एक ऐसे नौजवान मेजर का, कर्नल का आपको वो सुनवाने जा रहा हूं, जो फौज में अकेली दंपत्ति, ऐसे पति पत्नी हैं जो लीगल मामले में जो फौज में आए और उन्होंने, कर्नल ने बिल्कुल तहलका मचा दिया। जब अग्निवीर योजना को लेकर मेरी उनसे बातचीत थी तो उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे और बाकी फौजी अफसरों ने भी, एक मेरे दोस्त थे मेजर, उन्होंने भी मुझसे कहा। लेकिन मैं आपको कर्नल अमित की बात आज फिर सुनवाना चाहता हूं, जो डिबेट में मैंने आपको कुछ दिन पहले सुनाई थी। आप इस बात को सुनिए और ये देखिए कि एक फौजी अफसर है, फौज का अफसर बता रहा है। मैं, मेरी बात पे मत जाइए, डेप्थ में सुनिए, ध्यान से सुनिए कि कर्नल अमित क्या कह रहे हैं और इसके गंभीर परिणाम क्या होंगे। और बात सुनने के बाद मुझे अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। सुनिए कर्नल अमित को। कर्नल अमित कुमार जी, पूरा जीवन तपस्या की तरह फौज में गुजारते हैं आप लोग, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं आप लोग, मेहनत करते हैं आप लोग। तो फौज के बारे में आजकल ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं। ये जो पॉलिसी आई है कि 4 साल रखेंगे और 4 साल के बाद निकाल देंगे, आपने कर्नल के रूप में भी ऐसे तमाम नौजवानों को ट्रेनिंग दी होगी, रखा होगा अपने साथ में। आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये सेना के लिए ठीक होगा? 4 साल में 75% लोगों को जिनको निकाल दिया जाएगा, वो थोड़े सशंकित होंगे। और अन्यथा मत लीजिएगा, फौज के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, मैं कुछ भी खराब टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ केस फौज में भी करप्शन के आए हैं। तो तीसरे साल के बाद चौथे साल जो 75% वाली सूची होगी, उसमें अगर करप्शन शुरू हो गया तो फौज, जो हमारी पवित्र फौज है, उसको भी बेईमान करने की दिशा में ये एक कदम और साबित नहीं होगा। पूरे सीन पे आपका क्या मानना है कर्नल अमित कुमार? मैं इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरी सोच क्या है, एक फौजी की क्या सोच है। मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं अपने देश का हूं। और मेरी सोच जो है वो हर एक, मैं सबसे पहला तो मेरा यही गुस्सा होता है कभी भी कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनी पार्टी, अगर कोई अच्छी योजना लेके आता है तो दूसरा वाला जो अपोजिशन है इस देश में उसको अपोज करता है। पहली चीज तो ये मानसिकता जो है ना, बड़ी गंदी मानसिकता है। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो चाहे एक रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी। तो सबसे पहले तो हमारे देश के नेताओं को संविधान का आर्टिकल 51 अल्फा समझना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि मालूम ही नहीं है उनको 51 अल्फा है क्या। आप चुनते इसी बेस पे हैं, उस बंदे को ही नहीं मालूम, या तो ट्रेनिंग कराओ इनकी। दूसरी चीज ये है कि कोई भी मुद्दा जब हम कहीं डिस्कस करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है, देश, देश की सुरक्षा। और क्या हम अपना
देश के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इस मानसिकता के साथ अगर हम किसी भी चीज के हल निकालें तो ढंग से निकलेगा। फिर उसमें चर्चाएं भी ढंग से होंगी, जैसे पहले होती थी राजनेता जो पहले करते थे। आज की डेट में मैं इसमें आ गया डिबेट्स में, अदरवाइज आई नेवर गो टू एनी डिबेट्स बिकॉज ऑफ द रीजन इतना ज्यादा भेड़ चाल उसमें, कौन बोल रहा है, क्या सुन रहा है, एंड मीडिया, आई एम सॉरी, चतुर्थ पिलर कहाँ, जिनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर पुटिंग वर्ड्स इन द माउथ, कोई अपनी पूरी साजिश से पता लग जाता है। पीपल आर नॉट फूल्स। जो बात, मैं तो चैनल्स में कोई नहीं देखता, आई डोंट वॉच न्यूज एंड ऑल। अब आते हैं बेसिक, ये जो आपका फौज है, फौज तैयारी कैसे होती है। आपने एम दिया है कि फौज को हम यंग कर रखना चाहते हैं। उससे थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था, बोला था कि अरे ये तो यंग रिटायर हो रहे हैं, हम इनकी एज बढ़ा देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उस फौज पे जिसने आपको कभी फेल नहीं किया। आपके एक्सपेरिमेंट है तो आप ये आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बिकॉज दे हैव फेल्ड। आज भी पुलिस स्टेशन जाने में एक सिटीजन को डर लगता है, एक रात में लेडी नहीं जा सकती बिकॉज यू हैव फेल्ड। तो एक्सपेरिमेंट इन सब ऑर्गेनाइजेशन में करिए जहां पे रिक्वायरमेंट हो, 4 साल इनको रखिए, उनको निकालिए देशभक्ति दिखा करके। आप एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं उससे पहले देखिए आपकी फौज की बॉर्डर्स कितने बड़े हैं। 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं विद पाकिस्तान, एंड इक्वली 3,500 का मैं एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ, उतना ही आपका चाइना के साथ में। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, आप लड़ किस किस से रहे हैं आप देखिए, मानसिकता। अब आते हैं बात पे यंग तो फौज होती है। सबसे पहले आप लोग के दिमाग से भ्रम निकालना चाहता हूँ, ये जो बात कही ना रिक्रूटमेंट की कि हम सारे यूथ्स को एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन केवल एक ही उठता है, सारे मतलब क्या बिना टेस्ट के, या यू आर डायल्यूटिंग द प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल रहा। कि आप बोलते हो हम सारे यूथ को मौका दे रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी लोग अभी तक जो रिक्रूटमेंट हो रहे थे उसमें हम किसी सारे लोगों को मौका नहीं दे रहे थे। ये किस तरह के बयानबाजी लोग करते हैं बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज सिंपल एट दैट टाइम। आप ये बोलिए साफ साफ कि अब मुझे 75% कम करना है, 13 लाख की जो फौज है उसको मैं 8 लाख 7 लाख पे लाऊंगा, विदाउट कंसिडरिंग विदाउट डिबेटिंग दिस थिंग इन द पार्लियामेंट। इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हो, कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट्स तो करो, कम से कम उन लोगों को बुलाओ, नीचे से आप स्टार्ट करो, बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। नीचे से मतलब एक तो जेसीओ तक इन्वॉल्व होना चाहिए इस डिसीजन में, बिकॉज उसको वहां पे लड़ना है, मेरे बंदे को लड़ना है, मेरा कंपनी कमांडर इन्वॉल्व होगा वहां पे। अब आती है बात ये 4 साल वाली। तो 4 साल वाली बातों पे मैं कुछ चीजों को आपके से छुपाऊंगा, वो मेरे को मैं बोलने का हक नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। एक बंदे को आप पहले तो 17 से लेके 27 तक, शुभ लक्ष्मी जी मेरे से एग्री करेंगी कि पढ़ाई का एक तरीका होता है, एक आदमी के दिमाग में एक माइंडसेट होता है, और उसके बाद जब 4 साल वो उससे दूर होता है तो दोबारा वापस आके प्रिपरेशन आसान नहीं है। ये कहते हैं ना हाइपोथेटिकली कि ही विल कम, इवन ही विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटीज, नहीं। स्टूडेंट ये भी, लक्ष्मण यादव जी भी बैठे हैं, ये भी मेरे से सहमत होंगे, इतना आसान नहीं होता। 4 साल वो पूरा जमीन और कुछ और देख रहा होगा, बाद में आएगा वो फिर से इस एक्सपीरियंस को लेकर तैयारी करेगा। तीसरी चीज, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आप जो ये कम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप डायल्यूशन कर रहे हो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पे। अगर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है तो सबके लिए अवेलेबल है। व्हाट न्यू, नया क्या है? आपने कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी किसी यूथ को, इट इज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग। 17 से लेके 23 साल तक की तो रिक्रूटमेंट की वो है, हर आदमी जाता है, आप क्या नया कर रहे हो उसमें? देयर इज नथिंग न्यू, लेट मी टेल यू। आप लोग एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसमें करिए। ये जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये किल करता हूँ कि ये सबके लिए खुला हुआ, तो इसमें कुछ नया नहीं किया है, ये पहले से चलता आ रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। और इसी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो, आप फौज को घटा रहे हो। एंड आई फील, मेरा अपना मानना है कि देयर इज अ फेल्ड इकोनॉमी, यू आर गेटिंग दिस थिंग एडजस्टेड थ्रू अस, व्हिच इज रॉन्ग, एंड एवरीबॉडी विल एग्री। दूसरी चीज, आप जब बंदे ला रहे हो 4 साल में, आप उनको बोलते हो कि ये 4 साल में ट्रेन हो जाए। कौन डिसीजन ले रहा है? नेताजी ले रहे हैं हमारे। कभी आपने सामना किया है ये ऑपरेशंस लाइव, या कभी ट्रेनिंग पार्टिसिपेट किया है आपने? या ये जज्बा रेजिमेंटेशन का, एक वो बीजेपी का नेता बोलता है, आई एम सॉरी आई शुड नॉट टेक अ पार्टीज नेम, जो भी बंदे हैं वो कुछ बोलते हैं गार्ड की ड्यूटी दे देंगे, बहुत अच्छा है, आपकी मानसिकता पता लग रही है, लोगों को भी पता लग रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन
और प्रॉपर कहते हैं ना प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट के साथ में मीडिया के बंदे। मैं जब भी मैच देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, ये वैसे ही बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है। और दूसरी आपकी जो इस देश की सब खोखला करने वाली चीज है, जो इसकी आवाज दबा रही है, वो है आपकी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, वेदर इट इज बाय द पॉलिटिकल रन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। एक से एक फेक बंदा है आदमी का, उसमें अपने कमेंट डालता है, उसको आगे जाके कोई एक बंदा पॉइंट बोलता है, उसको जलील करना शुरू कर देते हो। कुछ ना कुछ देश में आप एक अलग टाइप का माहौल बना रहे हो। एक हिंदू मुस्लिम कहीं चल रहा है तो उसमें एक ट्विटर आया पीआरओ का हमारे, तो उसमें उसको इतना बोल दिया कि उसको ट्वीट हटाना पड़ा वहां से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ट्वीट हटाया वहां से, कोई नहीं जरूरत थी उसको ट्वीट को हटाने की। 4 साल की तरीके, आप जब 4 साल का ये दे रहे हो इन बंदों को, तो सोचने वाली बात ये है कि ये तैयारी से आ रहा है, इसको खैरात में आप नहीं दे रहे हो रिक्रूटमेंट, ये अपनी मेहनत से एफर्ट से अंदर आ रहा है। जब ये मेहनत से एफर्ट से अंदर आ रहा है तो इसको आप लेने के बाद आप ट्रेन कर रहे हो, बट जब एक बार स्टैंप लग गया इससे भारतीय सेना का, 100% आप इसको क्यों नहीं करते हर जगह? सिविलियन जगह आपके जितने भी महकमे स्टेट गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज के, आपके जितने महकमे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, आप 100% अक्वाई कर दो। हम तो आपको ट्रेन करके बंदा दे रहे हैं, आपको ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। आप उल्टा करने के बजाय आप हमको बोल रहे हैं हमारे बंदे को निकाल करके कि आप 10% दे देंगे। खैरात नहीं चाहिए किसी को। और आप चाहते हैं, और आपका हम सब बोलते हैं कि एक अचीव होना चाहिए एम, कि सारे सिविल बंदों को फौज की ट्रेनिंग चाहिए जैसे बाकी जगह। तो भाई यही तो सबसे बढ़िया मौका है आपके पास। इसी अग्निवीर को थोड़ा सा आप डाइल्यूट करके थोड़ा सेट कर लो। आप बोलोगे ठीक है, जो 25% है वो रह जाएंगे, जो अच्छे 25% है, 75% जो है वो इधर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं दूसरी चीज भी बोलूंगा अभी सिक्योरिटी के माध्यम से। अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि जो 75% है आप इनको एम्प्लॉय कर रहे हो, और इसी बहाने आपके देश में एक जज्बा लेकर के बंदा अंदर जा रहा है, सिविल के क्लर्क्स बन रहा है, या छोटी मोटी नौकरी की जो भी मिल रही है उसको उसके लेवल पे, उसके वेजेस के हिसाब से वो कर रहा है वो नौकरी। जो 25% है वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात सिक्योरिटी की, आपको किसने अधिकार दिया है कि इसको डाउन करने का, स्ट्रेंथ को? आप बोलते हो मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्निकलिटी बहुत सारी आ रही है। मॉडर्नाइजेशन टेक्निकलिटी, क्या अभी तक हम बैठ के मॉडर्नाइजेशन टेक्निकलिटी से लड़ रहे हैं? एक दिन जीपीएस बंद हुआ, एक दिन सैटेलाइट बंद हुई, हम सब ग्राउंड पे आ जाएंगे। जिस बंदे ने आईटी जिसका टाइट है, जिस बंदे ने एक बार सैटेलाइट्स बंद की, आपकी सारी टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम्स आर फेल्ड। एंड व्हाट टाइप ऑफ नेबर्स यू आर हैविंग? आप कंपेयर करना चाहते हो इजराइल और यूएस और यूके, इन लोगों को मुझे मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इनको थोड़ा सा दिमाग लगाए कि यूके के अंदर, यूएसए के अंदर कोई एनिमी नहीं है, नेबर्स आर वेरी गुड। इजराइल का एक है खबर एक, और यहाँ इंडियन आर्मी हैज टू बी प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर पोर क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सी ऐसी टेरेन है यहाँ पे, पहाड़ में, ग्लेशियर में, प्लेन में, डेजर्ट में, जंगलों में, हम इन सारे लोगों के लिए ट्रेन करते हैं। तो 4 साल में हम क्या, मैं इन चारों लोगों की टैक्टिक समझा दूंगा मैं अपने बंदे को? क्या मजाक बना रखा है। आप उधर जाओ, बाकी दूसरी जगह आप यूएसए जाओ कि प्लेन टैक्टिक्स, एक ही कॉमन चीज है, हथियार सिखाना है और एक एक्सटेंडेड फॉर्मेशन है, लड़ना है, चले आना। यूएसए देख लो आप, यूक्रेन और रशिया चल रहा है वो भी देख लो। बट व्हाट अबाउट द टेरेन्स हियर? चाइना 1:12 का रेशियो होता है भाई। जब आप ग्लेशियर से बंदा ऊपर से हथियार चलाता है ना, तो ये मेरे बंदे जो जज्बे वाले बंदे होते हैं ना, इनको मालूम होता है कि 33 में से केवल 5 पहुंच पाएंगे ऊपर, बाकी शहीद होंगे। इस जज्बे के साथ भारतीय सेना काम करती है। तो 1:12 पहाड़ों का बता रहा हूँ, जहां वो हाइट पे बैठा हुआ है। सही बात ड्यून्स में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है ड्यून्स, यानी कि चढ़ने वाला इलाका हमारा है और नक्कल एंड उनका है, जो कि दूसरी साइड बैठा हुआ है। वो बंदा तो हमें गिरा के मारेगा। मैं केवल सुरक्षा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला आप जा, और मुझे जो लगता है आप 4 महीने में ये एक्सपेरिमेंट करके 4 साल में बोलेंगे ओके इट्स अ फेलियर, चलो कम बैक टू द बेस। बट व्हाट डैमेज यू विल कॉस्ट, नोबडी विल आंसर। आपको इस डैमेज का आंसर पूरे देश को देना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का नहीं। बिल्कुल अमित जी ठीक कह रहे हैं। ये कर्नल अमित की बात थी। फौज में रहा है आदमी, फौज को जानता है, फौज को समझता है, फौज को परखता है, और फौज को उसने दिल की गहराइयों से प्यार किया है। देश को चलाने वालों, हुकूमत को चलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि फौज हमारे यहाँ प्रयोग की जगह नहीं है, फौज दिल में रहती है और देश की रक्षा करती है। अभी भी सोचिए, अभी भी समझिए, क्योंकि ये खतरनाक प्रयोग कहीं देश को भारी ना पड़ जाए। शुक्रिया।